अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक हम किसे कहते हैं? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक मतलब लाइफ, मतलब जो लाइफ के अगेंस्ट हो। एंटीबायोटिक या एंटी इन्फेक्टिव आपने कॉमनली अपनी ज़िंदगी में सुना होगा, और हम में से सब ने जो है कभी ना कभी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर एंटीबायोटिक्स या एंटी इन्फेक्टिव्स का इस्तेमाल किया होगा। चाहे फिर वो गले का इन्फेक्शन होता है, कान का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई है, इसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस हैं, तो मुख्तलिफ़ कंडीशंस के लिए जो है हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। हम सब में कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया है। एंटीबायोटिक जो है सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ होने वाली और साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मेडिकेशन क्लासेस है उनमें आती है। अब अगर हम डेफिनेशन देखें NIH के अकॉर्डिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA, तो एंटीबायोटिक हम किसे कहते हैं? ऐसी ड्रग जो इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाए। इन्फेक्शन किस वजह से होते हैं? बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो इन्फेक्शन हो उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाए उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। मेडलाइन प्लस के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन देखें, ऐसी मेडिसन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करे, चाहे फिर वो इंसानों में हो या जो है जानवरों में हो, उनमें जब भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो ख़ासतौर पर बैक्टीरिया की वजह से हुए उनके अगेंस्ट जो मेडिसन हम देते हैं उसको ट्रीट करने के लिए वो एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। बायोलॉजी ऑनलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम एंटीबायोटिक की डेफिनेशन देखें तो एंटीबायोटिक्स जो है वो कीमोथेराप्यूटिक सब्सटेंसेस हैं जो किल कर सकते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो डायरेक्टली किल करेंगे या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। तो ऐसे कीमोथेराप्यूटिक सब्सटेंसेस जो या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करें या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करें, तो वो हमारे पास कहलाती है एंटीबायोटिक्स। ऐसा सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म या तो खुद ही प्रोड्यूस करे या उससे हम ड्राइव करें, जैसे फंजाई से। अक्सर आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो किसी फंगस या किसी माइक्रोब से जो है लिए होते हैं। फिर वो फंगस से लिए हों, बैक्टीरिया से लिए हों, चाहे उन्होंने खुद डायरेक्टली प्रोड्यूस किए हों वो एंटीबायोटिक, या जो है उनसे ड्राइव किए गए हों, किसी तरह से डेरिवेटिव्स बनाए गए हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो हमारे पास माइक्रोब की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करें या माइक्रोब को जाके डिस्ट्रॉय करें, स्पेशली बैक्टीरिया, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हम जो है मेनली बैक्टीरिया के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म से या तो ड्राइव किया गया हो या वो प्रोड्यूस करें और वो जो है इनहिबिट करते हों या डिस्ट्रॉय करते हो माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ को, तो उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है वो मुख्तलिफ़ इन्फेक्शस डिजीज़ की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमनली देखा होगा कि मुख्तलिफ़ सर्जरी होती हैं, सर्जिकल प्रोसेस के दौरान प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए भी कॉमनली यूज़ किया जा रहा होता है। चाहे आप कोई भी इन्फेक्शंस देख लें, थ्रोट इन्फेक्शन सबसे कॉमन एग्जांपल, हमारे पास अभी सर्दियों का सीज़न भी चल रहा है, तो थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो फ़ौरन हम जो है एंटीबायोटिक्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो एंटीबायोटिक जो है ना बहुत कॉमनली यूज़ हो रही होती हैं मुख्तलिफ़ इन्फेक्शस डिजीज़ की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए। एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फेक्टिव्स जो हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, तो इनको समझना एक आसान काम नहीं है। अब एंटी इन्फेक्टिव्स हम किसे कहते हैं? एंटी इन्फेक्टिव्स जो हैं वो लार्जर क्लास हैं, मतलब उसमें जो है ब्रॉड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस आ जाती हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स भी आ गए, एंटी फंगल्स भी आ गए, एंटी वायरल भी आ गए और इवन जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी। क्योंकि एंटीबायोटिक हमने कहा था कि मेनली जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रहे हों, जबकि एंटी इन्फेक्टिव जो है वो लार्जर क्लास आ जाती है। अब उसमें इन्फेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा कवर हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। एंटी फंगल्स जो फंगल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वायरल के लिए एंटी वायरल जो यूज़ कर रहे हैं, या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के लिए एंटी प्रोटोजोअल जो यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये सब की सब जो है एंटी इन्फेक्टिव्स में आ जाती हैं। हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक्स की जो है टाइप्स मौजूद है, और उन्हें जो है ना उनके या तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बेसिस पे डिवाइड किया गया है, लाइक सेल वाल इनहिबिटर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर हो गए, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, DNA वाले हैं, या उनकी केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे किया गया होगा कि ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ये इस स्ट्रक्चर वाली है, तो उनकी बेसिस पे उनको किया है। या जो है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कि ये जो है ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिव हैं एंटीबायोटिक्स, ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिव है, ये इन बैक्टीरिया को या इन इन्फेक्शन को कवर कर सकते हैं इनको। या जो है
उनके मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिस पे उन्हें जो है क्लासिफाई किया गया है। लाइक ये ओरल हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, ये आईवी है, ये टॉपिकल है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो टॉप 10 जेनेरिक एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलेनेट जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन। उसके अलावा एमोक्सिसिलिन खाली भी यूज़ हो रहा होता है, मतलब क्लेवुलेनेट के कॉम्बिनेशन के अलावा एक तो हमारे पास ऑगमेंटिन आ जाता है जो एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलेनेट जो आ जाता है। इसके अलावा एमोक्सिल खाली भी आ रहा होता है विदाउट जो है इसके हमारे पास बीटा लैक्टामेज जो इनहिबिटर है। उसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन कॉमनली यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक, फिर सेफेलेक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, क्लेंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, लीवोफ्लॉक्सिसिन, मेट्रोनिडाजोल, सल्फामिथॉक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन सेप्ट्रान जो है हमारे पास। तो ये मुख्तलिफ जो जेनेरिक है कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं। और टॉप 10 अगर हम लिस्ट देखें क्लासेस के अकॉर्डिंग के कौन सी टाइप्स सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड, कार्बापेनम्स, सेफालोस्पोरिन, ग्लाइकोपेप्टाइड्स, लिंकोमाइसिन, मैक्रोलाइड्स, पेनिसिलिन, क्यूनोलोन्स, सल्फोनामाइड्स और टेट्रासाइक्लिन। अब मुख्तलिफ रीज़न्स अगर हम देखें, क्या गैस्ट्रिक जूस हमारे पास जो है वो एंटी माइक्रोबियल है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो मेनली HCl का कंसिस्ट करता है, उसके अलावा उसमें गैस्ट्रिन और पेप्सिन वगैरह मौजूद होते हैं। जब भी हम pH देखें बिलो 4 जो गैस्ट्रिक जूसेस का होता है, तो उसका जो है ना बैक्टीरिसाइडल इफ़ेक्ट होता है। मतलब जैसे ही बाहर से कोई बैक्टीरिया आएगा हमारे स्टमक के अंदर, तो हमारे स्टमक के अंदर जो HCl मौजूद है ना, उसकी वजह से उसका थोड़ा एसिडिक इन्वायरमेंट है, वहाँ पे वो बैक्टीरिया फ़ौरन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। विदिन 15 मिनट्स वो जो है गैस्ट्रिक जूस हमारा उस बैक्टीरिया को अपना जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए जो है गैस्ट्रिक जूस एज आ एंटी माइक्रोबियल काम कर रहा होता है। जैसे जैसे हम pH बढ़ाते हैं 4 से अब हो जाएंगे, या कोई भी ऐसी ड्रग दें जिसकी वजह से हम pH 4 से ऊपर जाए, या कोई और रीज़न की वजह से अगर pH बढ़ता है गैस्ट्रिक हमारा, तो फिर बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होगी, क्योंकि बाहर से जो भी बैक्टीरिया आएगा वो वहाँ पे ग्रो कर जाएगा, उसको कंडीशन ऐसी मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एमोक्सिसिलिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन किस तरह से जो है H पाइलोरी की जो इराडिकेशन है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ मेन थेरापी हमारे पास एमोक्सिसिलिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन कैसे हैं। तो क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है ना वो गैस्ट्रिक एसिड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। वो गैस्ट्रिक टिश्यूज़ के अंदर जो है एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर भी अच्छे से और हाई कंसनट्रेशन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है जो भी गैस्ट्रिक टिश्यूज़ और म्यूकस है वहाँ पे, और उसके बाद वो जो है अपना एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है H पाइलोरी के अगेंस्ट। इसके अलावा एमोक्सिसिलिन जो है उसका टॉपिकल इफ़ेक्ट है, वहीं पे जो हमारे पास गैस्ट्रिक ल्यूमिन है वो वहाँ पे इंट्राल्यूमिनल एक्टिविटी शो कर रहा होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर ही, जबकि एमोक्सिसिलिन सिस्टमेटिकली भी इफ़ेक्ट दिखा रहा होता है अपना। नेक्स्ट रीज़न हमारे पास कि हम ओमिप्राजोल क्यों देते हैं H पाइलोरी की ट्रीटमेंट के लिए, जबकि एंटीबायोटिक थेरापी तो जो है ना वो pH 4 से जब बिलो हो तब इफ़ेक्टिव है। हमने कहा कि 4 से बिलो pH पे जो है एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, वो बैक्टीरिया के लिए जो है डिस्ट्रॉय कर देगा बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के लिए वो इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया ये हमारे पास H पाइलोरी है इसके लिए उल्टा है, ये जो है एसिडिक इन्वायरमेंट फेवरेबल कंडीशन है उसमें ये ग्रो कर रहा होता है। इसीलिए हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है वो मेन होते हैं H पाइलोरी की ट्रीटमेंट के लिए, ताकि जो है एसिड को सप्रेस किया जा सके। एसिड की सप्रेशन होगी तो वहाँ पे जो है H पाइलोरी को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या एंटी फंगल जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं। नहीं, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक्स डिफरेंट है। एंटीबायोटिक्स हम मेनली जो है एंटी बैक्टीरियल्स जो होते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो यूज़ हो रहे होते हैं उसके लिए ही हम एंटीबायोटिक्स वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। एंटी फंगल को जो है हम एंटी माइकोटिक एजेंट्स भी कह सकते हैं। एंटीबायोटिक जो है ना वो मेनली सिर्फ बैक्टीरिया को किल करेंगे, फंजाई वगैरह या वायरस इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या फ्लूकोनाजोल एक एंटीबायोटिक है। यस, फ्लूकोनाजोल जो है ना वो एजोल एंटीबायोटिक्स से बिलोंग करती है, क्योंकि मतलब ये जब डिस्कवर हुई थी ना वो एज अ एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी। इसकी एंटीबायोटिक जो है कवरेज थी, फिर इसकी जो है एंटी फंगल एक्टिविटी बाद में जो है फाइंड आउट की गई थी और उसके अगेंस्ट ये ज़्यादा इफेक्टिव थी ये सब चीज़ें, मगर ये जो है एजोल एंटीबायोटिक्स क्लास से बिलोंग करती है। ये जो है ना फंगल और यीस्ट की ग्रोथ को
इनहिबिट करती है, तो इसकी वजह से जो है ये एज एंटी फंगल काम कर रही होती है। हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक कौन सा है फंगल इन्फेक्शन के लिए? फ्लूकोनाजोल जो है उसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड एक्टिविटी है मुख्तलिफ डर्माटोफाइट्स और यीस्ट के अगेंस्ट। इसके अलावा जो भी हमारे पास म्यूकोसल और क्यूटेनियस फॉर्म में कैंडिडियासिस होती है उसके अगेंस्ट फ्लूकोनाजोल की बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और इसके अलावा ओरोफेरेंजल कैंडिडियासिस जो एड्स पेशेंट के अंदर हो रही होती है उसमें भी हमारे पास फ्लूकोनाजोल जो है ड्रग ऑफ चॉइस है। तो फ्लूकोनाजोल की जो है बहुत ब्रॉड जो है स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है, इसीलिए ये जो है स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल एजेंट है हमारे पास। 3 मेजर एंटीबायोटिक्स की कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास? मेन टाइप्स अगर हम एंटीबायोटिक की देखें मेजर 3, सबसे पहला पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में हमारे पास जैसे फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन आ गया, फ्लूक्लोक्सासिलिन आ गया या एमोक्सिसिलिन। सेकंड हमारे पास सेफालोस्पोरिन, सेफाक्लोर है, सेफाट्रॉक्सिल है, सेफालेक्सिन है, सेफालोथिन है, मुख्तलिफ जो सेफालोस्पोरिन आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन है, उसके अलावा लाइम साइक्लिन है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक हमारे पास कौन सा है? वेंकोमाइसिन जो है वो लास्ट रिज़ॉर्ट। अब ये जो है ना स्टेटमेंट थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि बुक्स में ये चीज़ें अपडेटेड नहीं होती। ये पुरानी स्टेटमेंट है कि वेंकोमाइसिन जो है वो हमारे पास लास्ट रिज़ॉर्ट है, ये जो है प्रिवेंट करता है, बैक्टीरिया को किल करेगा और लास्ट मतलब हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग ये। मगर अब अगर हम देखें तो रिसर्च जैसे जैसे आगे चल रही और भी बहुत से मालिक्यूल्स हमारे पास फ्यूचर में ऐड ऑन होंगे, मगर अब हमारे पास वेंकोमाइसिन के अलावा भी बहुत से लास्ट रिज़ॉर्ट है। वैन के बाद हमारे पास लाइनज़ोलेट का ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास 5th जनरेशन सेफालोस्पोरिन जो है, सेफ्टारोलिन, सेफ्टोबाइप्रोल वगैरह। तो अब हमारे पास सिर्फ यही लास्ट रिज़ॉर्ट नहीं है, मगर वेंकोमाइसिन फिर भी एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। इसके अलावा कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो बेस्ट है इन्फेक्शंस के लिए? पेनिसिलिन जो है वो स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन इन सब को किल करने में बहुत जो है हेल्पफुल है। मगर अब जो है ज़्यादातर बैक्टीरिया पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं उसके ओवर यूज़ की वजह से, क्योंकि पेनिसिलिन को बहुत कॉमनली यूज़ किया गया है। एक दौर था, देखा होगा आप लोगों ने, कि ऑगमेंटिन जो है वो ऐसे पानी की तरह चल रही होती थी। जहाँ देखें, जिस इन्फेक्शन के लिए देखें ऑगमेंटिन चल रही है, तो वो उसके ओवर यूज़ की वजह से जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। कॉमन पेनिसिलिन जैसे हमारे पास फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है। इसके अलावा कौन सी हमारे पास एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? पेनिसिलिन जो है वही सबसे ज़्यादा वाइडली प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक है। यूजुअली एमोक्सिसिलिन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स में आती है। नेचुरल एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हमारे पास? अब कॉमन जो नेचुरल प्रोडक्ट्स जिनके अंदर जो है एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट है, जैसे कैबेज है, अनपास्चराइज, सिनामन, इसके अलावा क्लोव, कोकोनट ऑयल, कोलाइडल सिल्वर, इग्नेसी, फर्मेंटेड फूड्स जिसमें हमारे पास दही, अचार, विनेगर वगैरह आ गए, गार्लिक है, गोल्डन सील है, ग्रेप फ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट है, हनी है, ऑरिगेनो या ऑरिगेनो का ऑयल जो है, इसके अलावा रा एप्पल सीडर विनेगर, टर्मेरिक वगैरह, इन सब में जो है एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट है। यूटीआई के लिए कौन सी एंटीबायोटिक हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट है? ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथॉक्साजोल जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक्यूट और रिकरेंट यूटीआईज़ के लिए जो है कंसीडर किया जाता है पास्ट में। अब ये भी देखें पास्ट में, अभी अगर हम देखें तो कॉमनली जो है यूटीआई के लिए सिप्रोफ्लॉक्सिसिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस या वो यूज़ की जा रही होती है। अनपास्चराइज कैबेज जो है वो प्रोबायोटिक कैसे है? जो अनपास्चराइज कैबेज है ना, उसके अंदर नेचुरल बिल्ट इन सिस्टम होता है कि वो स्पॉयलेज ऑर्गेनिजम्स जो हैं या पैथोजेंस जो हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू वो जो है स्पॉयलेज ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। प्रोबायोटिक लैक्टोबैसिलाई और दूसरे जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या हम टायर्ड हो सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हमें जो है ना सिम्टम होता है कि इन्फेक्शन जब ट्रीट हो रहा होता है एंटीबायोटिक्स की वजह से, तो उसकी वजह से आप टायर्ड फील कर सकते हैं, या जो है कभी कभार हो सकता है कि किसी एंटीबायोटिक का सीरियस मगर रेयर साइड इफ़ेक्ट होगा ये, कि उसकी वजह से जो है आप टायर्ड फील करें। क्या कोई एक टाइम पे 2 एंटीबायोटिक्स ले सकता है? जब 2 एंटीबायोटिक्स साइमल्टेनियसली लिए जाएंगे तो पहली बात तो साइड इफ़ेक्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे।
क्योंकि अगर दो हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, अगर उनके मिलते जुलते साइड इफ़ेक्ट हों, लाइक अगर हम जो है ना वैनकोमाइसिन के साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास चांसेस होंगे कि दोनों के सिमिलर साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, वो एक दूसरे को साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स में भी आ सकता है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। या अगर एक्सीडेंटली कोई एक एक्स्ट्रा डोज ले ले एंटीबायोटिक का, तो उसकी वजह से इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, मगर कॉमनली ये हो सकता है कि स्टमक पेन हो जाए, डायरिया वगैरह, ख़ासतौर पे जो पेनिसिलिन वगैरह है ये जीआई अपसेट कॉमनली करा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें कैसे पता चले कि एंटीबायोटिक जो है ना वो काम कर रहे हैं। एंटीबायोटिक जो है ना वो प्रॉपर काम करने से पहले कुछ टाइम ज़रूर लेते हैं, इसलिए 3 से 5 दिन का इंतज़ार करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट होगी। ऐसे नहीं है कि जैसे ही ड्रग ली फ़ौरन इम्प्रूव हो गया, वो डिपेंड करता है इन्फेक्शन के ऊपर ना, उनके इन्फेक्शन कौन सा है। कोई इन्फेक्शन ऐसा है 3 से 5 दिन में भी ट्रीट हो जाएगा, कोई 7 दिन में भी, कोई 14 दिन, 28, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। लाइक हमारे पास नमूनिया है, तो नमूनिया थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा ट्रीट होने में एज़ कम्पेयर टू कॉमन अगर हमारे पास कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो जाए। कौन सी एंटीबायोटिक हमारे पास सबसे सेफ़ है? पेनिसिलिन जो है वो सबसे ओल्ड एंटीबायोटिक्स भी हैं और जनरली सेफ़ भी हैं, क्योंकि इनमें जो है टेराटोजेनिसिटी भी इतनी नहीं है, और भी लिहाज से देखा जाए तो पेनिसिलिन जो है सेफ़ है। मगर ये जो है साइड इफ़ेक्ट के काज करा सकती हैं, जैसे डायरिया है, क्योंकि जीआई अपसेट बहुत कॉमनली पेनिसिलिन की वजह से होता है। स्किन रैश, फीवर, ये चीज़ें कॉमनली हो रही होती है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन जो है ड्रग की वजह से वो पेनिसिलिन की वजह से कॉमनली होता है। कौन सी ऐसी फ्रूट है जो एंटीबायोटिक कैरी करते हैं? पाइनएप्पल फ्रूट जो है उसके अंदर एंजाइम मौजूद होता है ब्रोमेलिन, जो हीलिंग इफ़ेक्ट देता है, मतलब वो एज एंटीबायोटिक के तौर पे काम कर रहा होता है जब भी हम पाइनएप्पल लेंगे। इसके अलावा सेकंड हम क्रैनबेरीज़ देखें तो वो भी जो है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती हैं। आपने देखा भी होगा कि क्रैनबेरी साशेज़ जो है यूटीआईज़ में यूज़ किए जा रहे होते हैं। क्या कोई एंटीबायोटिक्स के साथ दही वगैरह ले सकता है? योगर्ट का जो है ना प्रोबायोटिक इफ़ेक्ट है, जब भी एंटीबायोटिक के साथ लें, तो एंटीबायोटिक के साथ अगर हम प्रोबायोटिक इफ़ेक्ट के लिए ले रहे हैं दही, तो वो डायरिया से बचा सकती है, जो मेनली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की वजह से डायरिया वगैरह या जीआई अपसेट आ रहे होते हैं। मगर दूसरा मसला ये कि कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स भी हमारे पास हैं जो हम इस तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ नहीं ले सकते, वो इनके साथ जो है चीलेट्स वगैरह बना लेते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, और भी बहुत सी हमारे पास इस तरह की कॉमन एग्जांपल हैं। क्या कोई चॉकलेट वगैरह ले सकता है एंटीबायोटिक यूज़ करते हुए? हाईली एसिडिक फूड्स जो भी हैं, क्योंकि चॉकलेट भी एसिडिक होती है, सिट्रस फ्रूट है, टोमेटो बेस्ड प्रोडक्ट वगैरह है, ये सब की सब जो है एसिडिक प्रोडक्ट हैं। ये जो है ना एंटीबायोटिक की एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे, तो इनको जो है अवॉइड करना चाहिए एंटीबायोटिक्स के साथ, जो भी सिट्रस फ्रूट है, चॉकलेट है, या टोमेटो बेस्ड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या कोई आइसक्रीम ले सकता है एंटीबायोटिक्स के साथ? वैसे देखें ली जा सकती है, मगर काफ़ी सेम एग्जांपल योगर्ट वाली के काफ़ी जो है ना हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ अवॉइड करनी है, लाइक आइसक्रीम है, कस्टर्ड है, चीज़ वगैरह है, वो हम 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद तक यूज़ नहीं करेंगे एंटीबायोटिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें कैसे पता चले कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अब क्या होता है कि जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा ना, तो उसके जो सिम्टम्स होंगे वो लॉन्गर पीरियड के लिए रहेंगे, 10 से 14 दिन और भी ज़्यादा, मतलब 10 से 14 दिन से ज़्यादा। जबकि वायरस जो है ना वो 7 दिन 14 दिन के अंदर बिल्कुल फुली रिकवर हो जाता है। इसके अलावा दूसरा क्या होता है कि जब भी वायरल इन्फेक्शन होगा ना, तो उसमें फ़ीवर और ये सिम्टम्स जो हैं ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल के, ठीक है। और फ़ीवर आहिस्ता आहिस्ता वर्स होता जाएगा इम्प्रूव होने के बजाय। वायरल इन्फेक्शन में जो है ना, वायरल इलनेस में सिम्टम्स शॉर्टर होते हैं, मतलब वो रहेंगे थोड़े टाइम के लिए, जैसे फ़ीवर है, चिल्स हैं, सोर थ्रोट है, नेज़ल कंजेशन, रनी नोज़, कफ़ वगैरह, मगर होंगे थोड़ा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल के, रहेंगे शॉर्ट टाइम के लिए, मगर सीवियरिटी उनकी ज़्यादा होगी। उसके अलावा सिम्टम्स जो है ज़्यादातर 3 दिन में या 1 हफ़्ते के अंदर अंदर बेहतर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा जो है ना इन्फेक्शन ज़्यादा कंटाजियस है, कौन सा मतलब तेज़ी से फैलता है, बैक्टीरियल या वायरल?
वायरल इन्फेक्शन जो है ना वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। कोविड की अभी हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल गई है। तो यूजुअली जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना वो बैक्टीरियल के मुकाबले में ज़्यादा कंटाजियस होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अगर हम देखें तो उनमें कौन सा सबसे ज़्यादा कंटाजियस है, मतलब जो तेज़ी से फैलता है? वूपिंग कफ जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मीज़ल्स की तरह ये जो है ना प्राइमरली एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहा होता है, मतलब जो भी खांसेगा उसकी जो है ना ड्रॉपलेट्स वगैरह जाएंगी दूसरे पर्सन तक, तो उसके थ्रू वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है वूपिंग कफ। जब भी जो है ना इन्फेक्टेड इंडिविजुअल अपने इर्द गिर्द बैठा होगा तो एटलीस्ट 12 से 17 दूसरे ऐसे लोगों को वो इफ़ेक्ट कर सकता है। क्या जो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है वो सबकी सब कंटाजियस है? नहीं, सब वायरल डिजीज़ कंटाजियस नहीं है। कॉमनली हमारे पास एग्जांपल्स हैं कंटाजियस वायरल डिजीज़ की, जिसमें हमारे पास फ्लू आ जाता है, कॉमन कोल्ड है, HIV है, कोविड-19 है, हर्प्स वगैरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या स्ट्रेप थ्रोट जो है वायरल है या बैक्टीरियल है? स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन जो क्या है हमारे पास कि थ्रोट और टॉन्सिल्स जो है ना उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। कॉमनली जो है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे हम जो है ग्रुप ए स्ट्रेप भी कहते हैं। इसके अलावा वायरसेस जो है ना वो मेनली ज़्यादातर सोर थ्रोट काज करा रहे होते हैं। ग्रुप ए स्ट्रेप बैक्टीरिया जो है ना वो ड्रॉपलेट के थ्रू फैल रहे होते हैं। जब भी मतलब इन्फेक्टेड पर्सन किसी के साथ बात करेगा, स्नीजिंग करेगा, कफ करेगा, तब वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। मगर मेनली जो ये हमारे पास स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं ना ये वायरस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वायरल इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तब्दील हो सकता है? बिल्कुल, वायरल इन्फेक्शन जो है ना वो पेशेंट को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की तरफ प्री डिस्पोज कर सकता है। मतलब एक बंदे को वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसी से उसको सेकेंडरी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, जो ज़्यादा अब सीवियर हो जाता है। मैकेनिज़्म अब इसका क्या होता है कि पोस्ट वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कॉम्प्लेक्स है बहुत, पता नहीं चलता इसके जो है ना मैकेनिज़म्स का कि किस तरह से वायरल इन्फेक्शन ने सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बना दिया। इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स या मुख्तलिफ प्रोसेसेस आ रहे होते हैं जो है वायरस और बैक्टीरिया जो होस्ट इम्यून सिस्टम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो बहुत से साइमल्टेनियसली इंटरेक्शंस चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वायरस जो है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन जो है वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं? पेनिसिलिन जो है ना हमारे पास ऐसी एंटीबायोटिक की फैमिली है जिसमें 15 से ज़्यादा जो है केमिकल रिलेटेड ड्रग्स हैं। पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, क्लेविलिनेट, इसके अलावा मिथिसिलिन, ये सब की सब जो है ओरली या हम जो है इंजेक्शंस के थ्रू दे रहे होते हैं मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा ये जो है सबसे जो है कॉमनली फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली जो एंटीबायोटिक क्लास है दुनिया के अंदर, उसमें से ताल्लुक़ रखती है पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नैरो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मकसद क्या है? ऐसी एंटीबायोटिक जो पर्टिकुलरली थोड़े से जो है माइक्रोब्स को कवर कर रहे हो, जैसे यहाँ पे कहा है कि सिर्फ जो है वो एक्टिव हो अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो उन्हें हम कहेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जबकि ऐसी एंटीबायोटिक जो किल कर सकें ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, इसके अलावा हमारे पास एनएरोब्स आ जाए और भी, तो मल्टीपल जो माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हम अक्सर जो है ना कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट जब देखते हैं तो उसमें 3 चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, एस, आर और आई कॉमनली लिखा होता है। एस का मतलब होता है ससेप्टेबल, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, आई का मतलब होता है इंटरमीडिएट। मुख्तलिफ जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है ना, फॉर एग्जांपल किसी को हमारे पास एच पाइलोरी होता है, एच पाइलोरी के लिए हम जो है कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं, तो उसके अगेंस्ट वो पूरी एंटीबायोटिक की लिस्ट लगी होगी, आपने अक्सर देखा होगा, और सबके अगेंस्ट जो है ना लिखा हुआ होता है आर 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 आर। एक आधा कोई ऐसा होगा जिसके अगेंस्ट जो है एस लिखा होगा या आई लिखा होगा। तो ससेप्टेबल का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना बैक्टीरियल स्ट्रेन इस एंटीबायोटिक से ससेप्टेबल है, मतलब ये एंटीबायोटिक इस जो है बैक्टीरियल स्ट्रेन को इनहिबिट कर सकता है। इन विट्रो उन्होंने चेक किया हुआ है, बाहर वो जो है टेस्ट करके तभी हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जब इन विट्रो टेस्टिंग हुई है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो है हमारी बॉडी के अंदर भी थेराप्यूटिक सक्सेस हमें प्रोवाइड करेंगे, तो इसीलिए वो आ जाता है हमारे पास ससेप्टेबल, मतलब ये स्ट्रेन जो है इस एंटीबायोटिक से किल हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम टाइफाइड की ले लें कि सबके अगेंस्ट जो है आर आर शो कर रहा था, सेंसिटिविटी जो है ना सिर्फ
हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन और मेरोपेनम के अगेंस्ट शो कर रहा था, तो हम उसको कहेंगे कि भाई एजिथ्रोमाइसिन दें और इससे जो है हम ये स्ट्रेन ट्रीट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि मतलब उसने जो है ना बाहर इन विट्रो जो कल्चर ग्रो करके वहाँ पे उन्होंने बैक्टीरियल स्ट्रेन के अगेंस्ट एंटीबायोटिक यूज़ किए, तो उसने थोड़ी बहुत एक्टिविटी शो की, मगर रिजल्ट जो है ना वो अनसर्टेन है। मतलब पता नहीं है कि थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट देगा बॉडी के अंदर या नहीं, थेराप्यूटिक सक्सेस हमें मिल पाएगी या नहीं। तो वो इंटरमीडिएट जो हमारे पास इफ़ेक्ट है ना, तो उससे हम कहते हैं कि भाई अब इसमें रिज़ल्ट अनसर्टेन है, हो सकता है ये बॉडी में जाके थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट दे या नहीं भी दे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट या आई। लास्ट होता है हमारे पास रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर हम इस स्ट्रेन के अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक यूज़ करें तो वो जो है ना बॉडी के अंदर थेराप्यूटिक फेल्यूर शो करेगा। मतलब वो जो है ना प्रॉपर जो है ये ड्रग की कंसंट्रेशन वो बैक्टीरियल स्ट्रेंस को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। मतलब अगर हम दें वो एंटीबायोटिक तो वो थेराप्यूटिक फेलियर की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम टाइफाइड की एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारे पास शो हो रहा है कि जो हमारे पास सेफिस्पैन है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, मतलब हम ये ड्रग नहीं देंगे। अब इसकी जगह हम दूसरी देखेंगे कौन सी सेंसिटिव है, क्योंकि ये देंगे तो चांसेस हैं कि थेराप्यूटिक फेलियर होगा, पेशेंट ट्रीट नहीं होगा तो और सीवियरिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए जो है हम ये जो है कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट करा रहे होते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स जो है इस बैक्टीरियल स्ट्रेन को किल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी फर्स्ट ड्रग क्लास पेनिसिलिन स्टार्ट करेंगे और उसका SAR वगैरह डिस्कस करेंगे।